हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम हॉल। मनी चैप्टर के इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक और इसके जो मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, उसके कंपोनेंट्स और लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होती है, ये सब कुछ आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। देखिए, हमारे देश में जो हमारी करेंसी है, नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, ये जितने भी चीजें हैं, इसका जो मैनेजमेंट है, इसी मैनेजमेंट को कहा जाता है क्रेडिट कंट्रोल। मतलब देश में जो मनी है, मनी के कंट्रोल को हम क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जो मॉनेटरी सिस्टम की एपेक्स बॉडी है, इसको कंट्रोल करने वाली जो सुप्रीम बॉडी है, वो है सेंट्रल बैंक, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में मनी को कंट्रोल करती है, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, ये क्यों करती है, इसका एम क्या है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वाई आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट इन आवर कंट्री, तो आप बताएंगे इसके एम्स। पहला है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट्स अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम करने के लिए आरबीआई जो है क्रेडिट को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखती है, ठीक है। अब इसके दो रास्ते हैं, आरबीआई दो तरीके से काम करेगी। पहला रास्ता है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसके ये इसमें जो होता है, इसमें आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल करती है। कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ने से भी मार्केट में जो है कैश की सप्लाई बढ़ जाएगी, कभी इसको घटा देने से मतलब जो कैश की सप्लाई है वो घट जाएगी। तो इसका इस्तेमाल आरबीआई समय समय पर करती रहती है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस देती है, ठीक है, एडवाइजरी देती है, सजेशंस देती है, ऑर्डर देती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप किस सेक्टर में लोन दो, किस सेक्टर में लोन मत दो। इन सारे काम से जो है आरबीआई सेंट्रल बैंक को से जो है मार्केट में पैसा भिजवाती है, कभी पैसा मार्केट से वापस लेती है, ठीक है। तो इससे भी जो है क्रेडिट कंट्रोल होता है। एक एक चीजों का आगे हम समझेंगे कि क्या इसमें ये काम कैसे होते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसे असर पड़ता है कैश बढ़ाने में या कैश को घटाने में। जैसे मान लीजिए कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मतलब कि लोन लेंगे नहीं, क्योंकि आपको क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जब आप लोन नहीं लेंगे, तो होगा क्या कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो जो इन्फ्लेशन है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है बात। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, तो गिर जाने से क्या होगा कि आप ज़्यादा लोन की डिमांड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब ज़्यादा आप लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करेंगे, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लोगों को सैलरी मिलेगी। जब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। अब देखिए दोनों बातों में तो हमारा मतलब हम फंस ही रहे हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया तो महंगाई बढ़ गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो मतलब कि ज़्यादा ही महंगाई नीचे चली जाती है, ठीक है। तो महँगाई के नीचे जाने से ये होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नुकसान होता है, ठीक है? तो ये दोनों ही जो हैं, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है? और एक और बड़ी बात तो ये है कि जैसे अब अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि आप पैसा लेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, तो किसी को एम्प्लॉयमेंट भी तो नहीं देंगे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं कैसे नहीं देंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, पैसा लिया, आपने लोन लिया, ठीक है? आपने 10 कार खरीदी और आपने ओला या उबर में चलाने के लिए, टैक्सी में चलाने के लिए आपने रख लिया, ठीक है? तो आप 10 कार के लिए 10 ड्राइवर भी रखेंगे, तो इसका मतलब 10 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, है ना? अगर आप कोई मान लीजिए एजेंसी खोल रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं किसी तरीके का, तो आप वहाँ पे भी तो कुछ आदमी को काम पे लगाएँगे। तो जब आप लोन लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप उससे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो जब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट आप देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप खुद ही लोन नहीं लेंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ रहा है, ठीक है? कि एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब लोगों के पास सैलरी आएगी, लेकिन इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी तो आ जाएगा। इसी को कंट्रोल करना होता है, इसी को ही बैलेंस करना होता है रिज़र्व बैंक को, ठीक है? कि दोनों सिचुएशन जो हैं, वो मतलब एक्सट्रीम हो जाएँगी। अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिया जाएगा, वो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। अगला है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? इस ये जो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इसको इस वीडियो में हम ज़रूर कवर कर लेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे पॉइंट हैं और इस पे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियोज़ में इसको हम कवर करेंगे और ये देखेंगे कि मतलब कि कमर्शियल बैंक ने किस तरीके के सवाल पूछे हैं और उसका आंसर हमें किस तरीके से देना होता है, ठीक है?
अब देखिए, जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें ये 7 पॉइंट आते हैं, ठीक है? इन 7 पॉइंट में सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ है, ठीक है? जैसे बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कै सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल है, ठीक है? ये सब एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है? तो अगले वीडियो में हम एक-एक पॉइंट को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में आज हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, वो है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे कमर्शियल बैंक है, ठीक है? आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहती है कि आप क्या करो, प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा लोन दो, ठीक है? कभी बोलेगी कि सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा लोन दो, कभी बोलेगी कि टर्शरी सेक्टर को ज़्यादा लोन दो। आरबीआई ऐसा क्यों करेगी? आरबीआई इसलिए करती है ताकि सबका ग्रोथ होता रहे, सबका सब, क्योंकि देखिए, तीनों सेक्टर में तो हमारे देश के ही लोग काम कर रहे हैं, है ना? तो तीनों अगर तरक्की करेंगे, तीनों आगे बढ़ेंगे, तीनों में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो हमारी पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, हमारी पूरी इकोनॉमी का, हमारी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इसलिए जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ऐसे ऑर्डर देती है। तो जब आरबीआई इस तरीके का ऑर्डर दे और बिल्कुल फिक्स कर दे कि आप किस सेक्टर को ज़्यादा लोन दोगे, तो इसे बोला जाता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है? अब देखिए, इससे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है? तो आरबीआई ये चाहेगी कि प्राइमरी सेक्टर के लोगों का भी ज़्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि आप जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ का मतलब हुआ अर्बन इंडिया का ग्रोथ होना। क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आता है, ये सब कहाँ होते हैं, ये सब शहरों में होते हैं। तो शहरों का ग्रोथ हो रहा है, मतलब अर्बन एरिया का ग्रोथ हो रहा है। तो आरबीआई चाहती है कि रूरल एरिया का भी ग्रोथ हो, मतलब रूरल इंडिया का ग्रोथ हो। तो रूरल इंडिया में ज्यादातर किस तरीके का ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, बी कीपिंग, इन सब का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है? कभी आरबीआई चाहेगी टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ हो, जैसे कंसल्टेंसीज खुलें, ठीक है? उसके बाद जैसे स्कूल्स खुलें, ठीक है? तो इस तरीके की, या कुछ एजेंसीज खुलें, ये जो चीजें हैं ये सब टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है? तो आरबीआई तीनों सेक्टर का इक्वल ग्रोथ चाहती है, इसलिए रेशनिंग ऑफ क्रेडिट करती है। और जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, उसको रोकने का मकसद नहीं होता है आरबीआई का। आरबीआई का मकसद होता है कि दूसरा सेक्टर भी ज्यादा ग्रोथ करे, ठीक है? तो आरबीआई जो है कहती है कि इधर साइड भी पैसा बांटो, प्राइमरी सेक्टर को भी पैसा दो, ताकि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके उन तक जब कैश पहुंचेगा तो ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, ये लोग भी डिमांड करेंगे, यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से जो है क्रेडिट कंट्रोल होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक पैसा पहुंचना शुरू हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन। देखिए, डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि आरबीआई के अगर किसी कमर्शियल बैंक ने बात नहीं माना तो इनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, इनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं, आरबीआई के जो गाइडलाइंस है, वो पूरी तरह से ऑर्डर होते हैं, उनको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाली गलती ये लोग नहीं कर सकते, ठीक है? तो आरबीआई ने मान लीजिए किसी बैंक को बोल दिया कि आप सॉरी, जैसे कि कोई सेंट्रल बैंक है, ठीक है? सेंट्रल बैंक को कहा गया कि ये सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा लोन दे, ठीक है? लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर को लोन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मनी का जो सप्लाई है वो इधर जा रहा है, लेकिन आरबीआई चाहता था कि मनी का सप्लाई इधर जाए, ठीक है? सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाए, जो कि इन्होंने नहीं माना। तो ऐसे में आरबीआई जो है इनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले लेती है, ठीक है? तो कमर्शियल बैंक कई बार क्या करते हैं, क्रेडिट को अपने हिसाब से लगते हैं मैनिपुलेट करने, गलत जगहों पे लगते हैं भेजने, ठीक है? कुछ ज़्यादा अगर मान लीजिए कि टर्शरी सेक्टर के लोगों ने अगर मान लीजिए इनको ज़्यादा किसी कमर्शियल बैंक को खुद ही से ऑफर कर दिया कि हम ना आपको 2% ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। कमर्शियल बैंक देखेगा कि हाँ जी, मुझे यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो कमर्शियल बैंक इसको लोन दे देगा, ठीक है? लेकिन हुआ क्या इसका इम्पैक्ट, पूरे देश में अगर इस तरीके की हरकतें होने लगें, तो टर्शरी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगा और सेकेंडरी सेक्टर का मतलब कि या प्राइमरी सेक्टर का जो है डिक्लाइन होने लगेगा। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ ना हो, लेकिन सबका ग्रोथ हो ना, सिर्फ एक सेक्टर का ग्रोथ क्यों हो? सबका ग्रोथ होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है क्रेडिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, प्राइमरी सेक्टर के लोगों को तक भी पहुंचे, सेकेंडरी सेक्टर के लोगों तक भी पहुंचे, ये जरूरी है। तो कमर जो सेंट्रल बैंक है वो यही कोशिश करती है डायरेक्ट एक्शन के थ्रू, ठीक है? डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा, कमर्शियल बैंक के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, इनको सीज किया जा सकता है, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, या फिर इनको खत्म किया जा सकता है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मोरल सुजन क्या होता है, मोरल सुजन में आता है आपका जैसे एडवाइजरी, ठीक है? गाइडलाइंस, ठीक है? या फिर कोई ऑर्डर, मतलब आरबीआई क्या करती है, पूरी दुनिया को आरबीआई देख रही है कि किस सेक्टर का ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे आरबीआई उसी हिसाब से कमर्शियल बैंक्स को ऑर्डर देगी कि आप कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाओ। कभी सॉफ्टवेयर में पैसा लगाने के लिए बोलेगी, कभी आरबीआई गाइडलाइंस में बोलेगी कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा लोन दो,
कभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा लोन दो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब मोरल सुजैन में आती हैं, ठीक है? तो आरबीआई खुद ही से गाइड कर रही है कमर्शियल बैंक को कि आप मैन्युफैक्चरिंग में वालों को पैसा दो। इसका मतलब क्रेडिट कहाँ भेजूँ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेजो, हेल्थ में भेजने के लिए बोलेगी। कभी-कभी आरबीआई बोलेगी कि भाई एजुकेशन सेक्टर के लोगों को भी दो। क्यों? ऐसा क्यों? जैसे स्टूडेंट्स को लोन देना, ऐसा क्यों कहेगी? क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो कल के भविष्य हैं। तो आज अगर स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो यही जो टैलेंट है, कल को देश की तरक्की में भागीदार होगा, है ना? तो आरबीआई गाइडलाइंस देगी कि जब कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जैसे जून-जुलाई में, तो आप जो है स्टूडेंट्स को भी देखो, स्टूडेंट्स को भी लोन दो, जो अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ें, कल को वो हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में उनका भी रोल आएगा, है ना? तो ये सब मोरल सुजन है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है क्रेडिट एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने का काम आरबीआई करती है। तो इसमें किसी तरीके का इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हुई, इसमें सिर्फ एडवाइज़री की बात हुई। इसमें क्या हुआ ऑर्डर की बात हुआ, इसमें सजेशंस की बात हुआ, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है? अब अगला टॉपिक है हमारा लिक्विडिटी ऑफ मनी। लिक्विडिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कैश का मार्केट में होना, ठीक है? हाई लिक्विडिटी मतलब हाई कैश, ज़्यादा कैश, लो लिक्विडिटी कम कैश, ठीक है? अब देखिए इसका मार्केट पर क्या असर पड़ता है? अगर मान लीजिए आप ऐसा सोचिए कि एक बाज़ार है, ठीक है? इस बाज़ार में कुछ खाने-पीने की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे पिज़्ज़ा मिल रहा है, ठीक है? आप इस बाज़ार के सामने से निकल रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास अगर जेब में ना रुपया होगा कैश, तो आप आराम से तुरंत इच्छा होगी तुरंत जाके खा लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ जाने में थोड़ा संकोच करेंगे, यार पैसा है नहीं, पता नहीं मतलब कि क्या करें, छोड़ दो, हटो, चलो यहाँ से। तो आप नहीं खरीद सकते। तो मार्केट में जब पैसा जो है आसानी से अवेलेबल होता है लोगों तक, तो लोग जो है खरीदने की भी इच्छा रखते हैं। देखिए 2 तरीके से पैसा अवेलेबल होता है, एक है कैश और दूसरा है बैंक में मतलब ऑनलाइन, ठीक है? तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि कैश में अगर आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो लगभग सारे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे सब्ज़ी बेचने वाला, फल बेचने वाला, मतलब ये सब जो है वो सब ले लेते हैं कैश, ठीक है? और आप अपने को भी इनकी जगह पे रख के देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करते हैं, जैसे आपके पास कोई शोरूम है, ठीक है? और इसमें आप साइकिल का या बाइक का कोई शोरूम है, आपको ना कोई आकर के मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट करे, तो ऑनलाइन पेमेंट में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए मशीन नहीं है या डेबिट कार्ड का मशीन नहीं है, तो आप ऑनलाइन पैसा ले नहीं पाएँगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे वहाँ? आप अगर वो आदमी आपको कैश में अगर पेमेंट करे तो आप तुरंत ले लेंगे, ठीक है? तुरंत ही लेंगे, है ना? तुरंत ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी जब ज़्यादा होती है, मतलब लोगों के पास जब कैश ज़्यादा होता है, तो ईज़ी टू बाय एंड ईज़ी टू सेल दोनों होता है। तो ईज़ी टू बाय और ईज़ी टू सेल कब होगा? जब मार्केट में नोट्स एंड कॉइन्स आसानी से अवेलेबल हों। तो इसी को बोला जाता है लिक्विडिटी ऑफ मनी। एक बात और समझिए, जैसे कि आरबीआई क्या करती है कि मार्केट में कैश को बढ़ाने के लिए बैंकों को मतलब कि क्या करेगी कि कुछ ऐसे एक्शन लेगी जिससे बैंकों के पास ना कैश अवेलेबल हो, ठीक है? अब वो क्या एक्शन लेगी वो हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जब हम आपको सीआरआर बता रहे होंगे, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जब चीज़ें हम बताएँगे ना आपको, तब आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि यहाँ पर अर्थ क्या है। तो आगे की वीडियोज़ में आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार आप बैंक जाते होंगे, ठीक है? बैंक में आप 2 लाख रुपए का चेक लेकर के गए, ठीक है? बैंक से आप बोलेंगे कि आप ना मुझे 2 लाख रुपए का कैश दे दो। बैंक वाले मना कर देते हैं कई बार, बोलते हैं कि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। जब कैश मार्केट में बैंक में अवेलेबल नहीं होगी, तो आप लेकर के मतलब कि नहीं आ पाए, है ना? तो अब आपको ऑनलाइन पेमेंट पे ही मतलब डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि लोग जो हैं मतलब कि ईज़ी टू बाय, ईज़ी टू सेल नहीं कर सकते, है ना? सीधी-सी बात। तो बैंकों के पास जब कैश अवेलेबल होता है, तो यही कैश लोगों को वो देता है, लोगों तक कैश पहुँचता है, तो लोग आसानी से जो है ट्रांज़ैक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो मार्केट में जब कैश बढ़ता है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ती है, ठीक है? अब इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, देखिए, अगर मार्केट में कैश ज़्यादा है, तो लोगों के पास कैश ज़्यादा होगा, जब कैश ज़्यादा होगा, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, महँगाई ज़्यादा होगी। कैश अगर कम है, डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये सब एक-दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो लिक्विडिटी ऑफ मनी अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप एग्ज़ाम में ये बताएँगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज़ नोन एज़ लिक्विडिटी, ठीक है? लिक्विडिटी ऑफ मनी। उसके बाद आप इसमें ये बताएँगे कि लिक्विडिटी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? लिक्विडिटी अगर बढ़ गई, इसका मतलब कैश बढ़ गया, इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कैश गिर गया मतलब लिक्विडिटी कम हो गई, तो इसका मतलब कैश भी मार्केट में कम अवेलेबल है, इससे डिमांड भी गिर जाएगी और डिमांड गिरेगी तो इन्फ्लेशन भी गिर जाएगा, ठीक है? तो और भी मतलब कि चीज़ें जो हैं आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में कवर कर ली, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 7 पे पूछे जाते हैं, ठीक है?
मतलब ये जो 3 पॉइंट है इन पे भी पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियोज में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे, मतलब इनके ये जो आप देख रहे हैं इनके सारे एक एक पॉइंट हम देखेंगे, और सीबीएसई ने अब तक क्या क्या सवाल पूछा है ये सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप जाइए और नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आप देखिए, उससे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। या फिर आप इकोनॉमिक्स के मनी चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। तो वहां से आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि सीबीएसई ने कैसे क्या सवाल पूछा है और उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम पे हमारा ये आईडी है और ये लोगो देख करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे पीडीएफ आप अलग अलग सब्जेक्ट के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन है जो 10th क्लास में है, उनको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है, तो आप उन्हें भी बोल सकते हैं हमारे चैनल में ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर 10th क्लास के भी वीडियोज अवेलेबल हैं, यहाँ पर वो देख सकते हैं। किसी तरीके का और अगर कोई क्वेरी है या स्कूल का कोई असाइनमेंट, कॉलेज का कोई असाइनमेंट है, वो आप हमें exam.hall.2021@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा हम अपनी तरफ से उसका रिप्लाई भेज देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।